नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के द्वारा ही नवयुग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना को पहुंचाया और इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के स्थान पर एक वास्तविक पहचान प्रदान की। आइए अब हम शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। 18वीं शताब्दी के अंत में नेपोलियनों के आक्रमणों से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। इटली, पोलैंड, जर्मनी तथा स्पेन में नेपोलियन द्वारा ही नवयुग का संदेश पहुंचा। 1815 से 1871 तक राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और नेपोलियन के पतन के पश्चात 1815 के वियना कांग्रेस में मेटरनिख ने इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति अर्थात मेयर जोग्राफिकल एक्सप्रेशन कहा था। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था जहाँ की सेवाय वंश का शासन था। उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी वेनेशिया का राज्य था जहाँ पर कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। परमा, मोडेना, टस्कनी ये स्वतंत्र राज्य थे किंतु यहाँ भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। मध्य इटली में पोप का राज्य था रोम में और दक्षिण इटली के नेपल्स व सिसिली में बूर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण की सर्वप्रमुख बाधा थी इटली के विभिन्न राज्यों पर विदेशी प्रभुत्व। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधाएं। सबसे पहला, इटली का कई राज्यों में विभक्त होना। एक लंबे कटे हुए देश के रूप में इटली 3 राजनीतिक खंडों में विभक्त था, उत्तर, मध्य और दक्षिणी इटली। ये खंड पुनः कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे जहां भिन्न भिन्न कानून व शासन व्यवस्थाएं थी और इस प्रकार इटली में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। दूसरा, इटली पर विदेशी प्रभुत्व। इटली पर ऑस्ट्रिया का प्राधान्य था। लोम्बार्डी, वेनेशिया के साथ साथ मोडेना व टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों और परमा की रानी लुइसा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कावूर ने ठीक ही लिखा है, ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है। तीसरी बाधा, राजनीतिक विषमताएं। राजनीतिक रूप से कई राज्यों में विभक्त होने के साथ साथ ही इटली के भावी एकीकरण को लेकर के इटली के लोगों में राजनीतिक मतैक्य का भी अभाव था। उनमें कुछ लोग पूर्णतः गणतंत्रवाद के समर्थक थे, कुछ पोप के नेतृत्व में एक संघीय राज्य चाहते थे और कुछ सार्डिनिया पिडमोंट की अध्यक्षता में एक उदार राजतंत्र की कल्पना कर रहे थे। चौथा, रोम का प्रतिक्रियावादी शासन। पोप का राज्य इटली को 2 भागों में विभाजित करता था और पोप को परास्त करने में सबसे बड़ी बाधा थी कि यूरोप की कैथोलिक जनता के विद्रोह और विरोध का भय था। पोप पायस VII एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इन सब बाधाओं के बावजूद भी इटली में एक राष्ट्रीय एकता का संचार हुआ और जिसके चलते हुए इटली के एकीकरण के प्रयास किए गए। इन प्रयासों की चर्चा करने से पहले अब हम डिस्कस करेंगे
कार्बोनेरी एक राष्ट्रवादी संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। ये संस्था इटली में कोयला झोंकने वालों की गुप्त संस्था थी जो आगे चल करके पूरे इटली में सभी वर्गों के लोग इसमें सदस्य बने। इस संस्था के उद्देश्य थे, पहला विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और दूसरा संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान करना। 1831 ईस्वी में कार्बोनेरी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चला, किंतु स्पष्ट राजनीतिक विजन के अभाव में धीरे धीरे यह संस्था प्रभावहीन हो गई। 1820-21 में और 1830 ईस्वी में इटली में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह किए गए, जो कि इटली के एकीकरण की दिशा में पहले प्रयास थे, हालांकि वे असफल रहे। 1820-21 में नेपल्स और सार्डिनिया पिडमोंट में की जनता ने विद्रोह किया, किंतु ऑस्ट्रिया द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। इसी प्रकार 1830-31 ईस्वी में जबकि फ्रांस में क्रांति हुई थी, परमा मोडेना में विद्रोह हुआ। यहाँ भी ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से विद्रोह को दबा दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का अंत करके ही और विदेशी सहायता के द्वारा ही इटली का एकीकरण संभव है। मैज़िनी और युवा इटली। मैज़िनी को इटली के एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। प्रारंभ में वह कार्बोनेरी का सदस्य था और 1831 ईस्वी में उसने फ्रांस में यंग इटली या युवा इटली या तरुण इटली नामक संस्था की स्थापना की। मैज़िनी का कथन था कि परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। इस प्रकार मैज़िनी ने इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य स्थापना की लक्ष्य इटली की जनता के सामने रखा। उसके प्रयासों से 1833 तक यंग इटली की सदस्य संख्या 60,000 तक पहुंच गई थी और मैज़िनी के प्रयास से ही 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई, किंतु फ्रांस के हस्तक्षेप के द्वारा रोम में पोप के शासन को पुनर्स्थापित कर दिया गया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं, जबकि पूरे यूरोप में 1848 ईस्वी में क्रांतियां हुई, तब इटली के एकीकरण को लेकर के क्या प्रयास किए गए। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप नेपल्स की जनता के दबाव में वहां के शासक फर्डिनेंड प्रथम सेकंड को उदारवादी संविधान स्वीकार करना पड़ा। साथ ही पिडमोंट, टस्कनी व पोप के राज्य में भी विद्रोह हुए। वियना से मेटरनिख के भागने की सूचना मिलते ही इटली की जनता में उत्साह का संचार हुआ और सार्डिनिया के चार्ल्स एल्बर्ट, परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स व पोप ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जनता के दबाव में आकर के युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु ऑस्ट्रिया का शासक चूंकि कैथोलिक था, अतः आगे चल करके पोप जो है वो युद्ध से पीछे हट गया और इसी प्रकार आगे चल करके फर्डिनेंड भी घबरा गया और उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध समाप्त कर दिया। अब अकेले ही सार्डिनिया पिडमोंट को ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना पड़ा और 1849 ईस्वी में नेवोरा के युद्ध में वह ऑस्ट्रिया से पराजित हुआ। चार्ल्स एल्बर्ट ने पराजित होकर के सिंहासन त्याग दिया और उसका पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने 1850 ईस्वी में काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कावूर पूर्व में इल रिसार्जमेंट नामक अखबार का प्रकाशन कर रहा था। कावूर का निश्चित मत था कि सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हो सकता है। हम चाहें या न चाहें, हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। इस प्रकार कावूर ने सार्डिनिया के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सबसे पहले अपनी गृह नीति और विदेश नीति को सुदृढ़ किया, अपनी सैनिक व्यवस्था को स्थापित किया और इटली के एकीकरण को संभव बनाया। कावूर की गृह नीति।
व्यापार वाणिज्य का विकास किया, मुक्त व्यापार की नीति अपना करके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया, बैंकों की स्थापना की, शहरी समितियों का निर्माण किया, कृषि का विकास किया, रेलवे का औद्योगिकरण किया और व्यापार वाणिज्य और उद्योगों की उन्नति के लिए विदेशी ऋण लिए। कैवूर की विदेश नीति। कैवूर का स्पष्ट मत था कि इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को परास्त करना आवश्यक है और यह कार्य केवल और केवल इंग्लैंड व फ्रांस की सहायता से ही संभव हो सकते हैं। इंग्लैंड में इटली के प्रति सहानुभूति अवश्य थी, किंतु उससे सक्रिय सहयोग की आशा नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय एक महत्वाकांक्षी शासक, साहसिक था और वह राष्ट्रीयता का समर्थक था। अतः कैवूर ने नेपोलियन तृतीय की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। क्रीमिया का युद्ध। 1854 ईस्वी को तुर्की और रूस के मध्य क्रीमिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की की मदद की। कावूर ने मौके की नजाकत को समझते हुए 15,000 सैनिक फ्रांस और इंग्लैंड की मदद के लिए तुर्की में भेजे और जिनकी सहायता से इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की ने रूस को पराजित किया। युद्ध के पश्चात 1856 ईस्वी को पेरिस सम्मेलन में इटली को भी बुलाया गया, जहां सम्मेलन में कावूर ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इंग्लैंड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन किया और ऑस्ट्रिया को इसका दोषी ठहराया और इस प्रकार इटली के प्रश्न को उसने अंतर्राष्ट्रीय और यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इसीलिए एक प्रसिद्ध कहावत है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। प्लोम्बियर्स का समझौता। कावूर का स्पष्ट मत था कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने का कार्य फ्रांस की मदद से ही हो सकता है और इसीलिए कावूर लगातार फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय का समर्थन प्राप्त करने का इच्छुक था। मई 1858 ईस्वी को नेपोलियन तृतीय छुट्टियां बिताने के लिए सार्डिनिया के निकट सीमा पर प्लोम्बियर नामक स्थान पर आया हुआ था। कावूर मौका देख करके बिना बुलावे ही वहां पहुंच गया और उसने नेपोलियन के साथ में प्लोम्बियर्स का समझौता किया, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। नेपोलियन ने सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के युद्ध में 2 लाख सैनिकों की सहायता का वचन दिया। दूसरा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सार्डिनिया में शामिल होने की स्वीकृति दी। कावूर ने बदले में फ्रांस को सेवाएं व नीश देने का वचन दिया। साथ ही कावूर ने नेपोलियन को वचन दिया कि आम्ब्रिया व टस्कनी को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाएगा और नेपोलियन तृतीय के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को वहां का शासक बनाने का निश्चय किया। इस संधि को अधिक पुष्ट करने के लिए विक्टर इमैनुएल की पुत्री क्लेथेल्डे का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कावूर ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए फ्रांस का सहयोग प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया का युद्ध। पिडमोंट के प्रस्थान पर मत्स्य व फर्राह की जनता ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटोन ने समझौता कराने का प्रयास किया किंतु असफल रहे और कावूर ने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि यूरोपीय जनमानस के आगे ऑस्ट्रिया आक्रमणकारी सिद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया ने 29 अप्रैल 1859 को आक्रमण किया और फ्रांस के सहयोग से पिडमोंट ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया और वेनेशिया का पतन होने ही वाला था कि नेपोलियन तृतीय ने अचानक ही युद्ध से अपने कदम खींच लिए, क्योंकि उसका विचार था कि एक शक्तिशाली इटली के रूप में उसके पड़ोस में एक नया संकट पैदा हो जाएगा। दूसरा, रोम में कैथोलिक पोप की स्थिति नाजुक पड़ जाएगी और साथ ही उसे यह भी भय था कि अत्यधिक समय तक अगर वह फ्रांस युद्ध में शामिल रहा तो कमजोर पड़ जाएगा और इस स्थिति का फायदा प्रशा उठा सकता है। तो फ्रांस के कदम पीछे खींच लेने पर विला फ्रैंका की संधि होती है 11 जुलाई 1859 ईस्वी को।
इस संधि की निम्न शर्तें निम्न प्रकार हैं। लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास ही रहने दिया गया। परमा, मोडेना और टस्कनी में वहां के पूर्व के राजतंत्रात्मक शासन को पुनर्स्थापित कर दिया गया और पोप की अध्यक्षता में एक संघ स्थापित किया गया। कावूर ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को युद्ध जारी कर रखने की सलाह दी, किंतु विक्टर इमैनुअल ने नहीं माना। इस पर कावूर ने इस्तीफा दे दिया। 10 नवंबर 1859 को जूरिक की संधि पर विक्टर इमैनुअल ने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार इटली के एकीकरण का एक चरण पूरा होता है, जबकि लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिल जाता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं मध्य इटली का विलय। नेशनल सोसाइटी के सहयोग से मध्य इटली के परमा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने विद्रोह किया और वहां के शासकों को वहां से भगा दिया। बोलाग्ना व रोमाग्ना से भी पोप के प्रतिनिधियों को निष्कासित कर अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। इसी बीच में कावूर सार्डिनिया पिडमोंट का पुनः प्रधानमंत्री बनता है और उसने नेपोलियन तृतीय को सेवाएं व नीस का लालच दिया और मार्च 1860 ईस्वी को यहाँ पर जनमत संग्रह करवा के परमा, मोडेना और टस्कनी का विलय कर लिया। अब दक्षिणी इटली राज्यों नेपल्स और सिसिली के विलय की चर्चा करते हैं। यहाँ का शासक फ्रांसिस द्वितीय, जो कि फर्डिनेंड द्वितीय का उत्तराधिकारी था, और नेपल्स और सिसिली के विलय का श्रेय जाता है गैरिबाल्डी को, जो कि महान गणतंत्रवादी था और उसका जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। प्रारंभ में वह युवा इटली का सदस्य था और 1856 ईस्वी में कावूर से संपर्क के पश्चात गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी राजसत्तावाद का पोषक और समर्थक बन गया। 1859 में सिसिली में वहां की जनता ने बूर्बो शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गैरिबाल्डी से वहां की जनता ने नेतृत्व की प्रार्थना की। मई 1860 ईस्वी को गैरिबाल्डी अपने सुप्रसिद्ध 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ में सिसिली पहुंचा और वहां की जनता ने उसका अभूतपूर्व स्वागत किया। सितंबर 1860 ईस्वी को गैरिबाल्डी ने नेपल्स पर अधिकार कर लिया। पोप का राज्य। गैरिबाल्डी ने रोम की ओर प्रस्थान किया, किंतु नेपोलियन तृतीय के हस्तक्षेप का खतरा था और साथ ही यह भी भय था कि कहीं गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी वहां पर गणतंत्रात्मक शासन लागू न कर दे, और साथ ही कावूर को यह भी खतरा था कि यदि गैरिबाल्डी वेनेशिया पर आक्रमण करता है तो फ्रांस व ऑस्ट्रिया दोनों ही सार्डिनिया, पिडमोंट और इटली के शत्रु हो जाएंगे। अतः कावूर ने कूटनीति का परिचय दिया और नेपल्स को समझाया कि पोप के राज्य की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेनाओं का पोप की सीमा पर पड़ाव डालना आवश्यक है। अतः सितंबर 1860 में सार्डिनिया की सेना ने पोप की राज्य रोम पर आक्रमण कर दिया और इधर गैरिबाल्डी को नेपल्स के शासक फ्रांसिस ने रोक लिया। इसी समय नेपल्स व सिसिली तथा पोप के राज्य के जीते हुए हिस्सों में जनमत संग्रह करवाया गया और उनका उत्तरी इटली में विलय का निर्णय किया गया। इटली के एकीकरण का अंतिम चरण वेनेशिया और रोम की प्राप्ति। इससे पूर्व टियानो नामक स्थान पर गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल का आमना सामना होता है और गैरिबाल्डी अपनी समस्त सेना और जीते हुए प्रदेश ससम्मान विक्टर इमैनुअल को अर्पित कर देता है और 1860 में विक्टर को संयुक्त इटली का शासक घोषित किया जाता है, केवल वेनेशिया और रोम को छोड़ करके। 6 जून 1861 को इटली के एकीकरण के मस्तिष्क कैवूर का निधन हो जाता है। इटली का शेष एकीकरण प्रशा के कारण संभव होता है। अप्रैल 1866 ईस्वी में इटली और प्रशा के मध्य संधि होती है
और 1866 ईस्वी के सेडावा के युद्ध में जबकि प्रशा ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है और प्राग की संधि के द्वारा वेनेशिया प्रांत इटली को सौंप दिया जाता है। 1870 ईस्वी में प्रशा और फ्रांस के युद्ध के दौरान नेपोलियन को रोम से अपनी सेनाएं बुलाने को विवश होना पड़ता है। 20 सितंबर 1870 ईस्वी को रोम पर इटली का अधिकार हो जाता है। वहां जनमत संग्रह करवाया जाता है और इस जनमत संग्रह का परिणाम इटली के पक्ष में आता है। इस प्रकार 2 जून 1871 ईस्वी को इटली के सम्राट के रूप में विक्टर इमैनुअल रोम में प्रवेश करता है। इस प्रकार 12 जून 1871 ईस्वी को विक्टर इमैनुअल अपनी संसद का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ा दिया था वह आज पूर्ण हुआ। हमारी राष्ट्रीय एकता और इटली का निर्माण संभव हुआ। धन्यवाद।